तो 96 ईयर की एज में ब्रिटेन की रानी की मौत हो चुकी है। आखिर उसकी मौत से क्या फ़ायदा है और उनकी मौत से कलयुग के अंत और भगवान कल्कि का क्या संबंध है, चलिए उसी के ऊपर बात करते हैं। तो आखिरकार एक पनौती का अंत हुआ जिसने भारत समेत दुनिया के ज़्यादातर देशों को कितने ही सालों तक गुलाम बनाए रखा है और आज भी ये उसी की गुलामी में जी रहे थे देश। आखिरकार इसका अंत हो चुका है। इसने भारत को भी बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं। मतलब अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो कुछ भारतीय परिवार की वीडियोज़ हैं जिसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक राजीव दीक्षित जी का बहुत फेमस भाषण था जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को डिटेल में बताया था कि जब ये इंडिया आई थी उसी समय में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका एक महत्वपूर्ण दिन थी और इसने घोषणा की थी कि इंडिया में आ रही है। तब राजीव दीक्षित जी ने काफ़ी विरोध भी किया था। प्रधानमंत्री उस समय में थे तो उनको ये भी बोला था कि कहीं ना कहीं इसको आने से रोकिए, इसको मना कर दीजिए कि भारत में नहीं आना है। तो उसके बाद भी ये भारत में आई और इसने जो कुछ भी किया वो अभी मैं इसका एक वीडियो क्लिप ऐड करूँगा, वो आप ज़रूर से देखिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सच में उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर उसके बारे में हम लोग बीच में ऐड कर देंगे उसको। फ़िलहाल बात करते हैं कि आखिर भगवान कल्कि और बाकी सब चीज़ों से क्या संबंध है इसका। तो अगर बात की जाए तो जब हम भगवान कल्कि, कलयुग के अंत या फिर युग परिवर्तन की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि बुराई तो हर इंसान के दिमाग में है। जब मैं कली की बात करता हूँ तो उनको लगता है कली कोई एक इंसान नहीं, पूरी दुनिया में हर दिमाग में फैला हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी लगता है। पर आखिर ऐसा है क्यों? कहीं ना कहीं जो सिस्टम बनाई गई है, जो सोसाइटी बनाई गई है, जो कानून बनाए गए हैं, जो व्यवस्था बनाई गई है, असली विलन वही है और उसकी एक जो कड़ी है वो ये रानी थी। कहीं ना कहीं जिन एलाइट्स, जिन इल्यूमिनाटीज, जिन फ्रीमेसन्स या फिर जो भी नाम से आप बुलाते हैं, जिनका जिक्र किया जाता है बार बार, उनमें से एक ये भी थी और आखिरकार इसका अंत हुआ है। और जब आप लोग देखेंगे कि भगवान कल्कि क्यों आ रहे तो ऐसा तो है नहीं, जैसा कि मैंने बोला अभी हर दिमाग में अगर बुराई है तो वो तलवार हाथ में उठाए फटाफट सबको काटना शुरू कर दिया, घोड़े पे बैठ गए। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तब तो आप महामूर्ख बनकर जी रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवान कल्कि आया और सबको खचाखच मारना शुरू कर दिया। मेनली जड़ को पकड़िए कि आखिर ये बुराई निकल कहाँ से रही है, क्यों लोग इतने बुरे बन चुके हैं कि अब उन्हें जीवों की हत्या नहीं लग रही है, ना उनमें इंसानियत बची है, ना कोई सेंस बचा है। बस पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो खैर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। मेनली इस चीज़ को समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ताकि लोगों को थोड़ी सी जागृति मिले कि जब मैं बात करता हूँ कि आज भी भारत जैसे कई देश इसी के ऑर्डर से चल रहे हैं और कई क्यों ज़्यादातर देश, तो लोगों को मजाक चीज़ लगती है पर ये वास्तविकता में सच है। उसी का एक उदाहरण मैं पेश कर रहा हूँ राजीव दीक्षित जी की एक वीडियो ऐड करके, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग उसे देखिए, समझिए और हाँ मेरी रिक्वेस्ट है उसको पूरा जरूर से देखिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है वो और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद कमेंट जरूर से करना कि आपको क्या लगता है उसके बारे में। क्योंकि आज़ादी लेने वाला जो वर्ग था वो 1947 तक खत्म हो चुका था। आजादी लेने वालों का वर्ग था भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, अशफाक उल्लाह का, तात्या टोपे का, नाना साहब पेशवा का। ये लोग थे। लोकमान्य तिलक का ये मानते थे कि हम आजादी लेंगे, लड़कर लेंगे, झगड़ कर लेंगे और अंग्रेजों को मार के बनाएंगे। दुर्भाग्य इस देश का ये हुआ कि 1947 तक इनमें से कोई नहीं बचा, ना भगत सिंह, ना ऊधम सिंह, ना चंद्रशेखर, ना कोई। तो फिर जो बचे वो सब मीडियोकर किस्म के थे। मीडियोकर शब्द आप अच्छे से समझते हैं। तो इन्होंने अंग्रेजों को भगा के आजादी ली है ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने कुछ दया के साथ और प्रेम और करुणा के साथ आजादी दी है जिसको वो किसी भी दिन वापस ले सकते हैं। ये है समझौता, जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट कहते हैं। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स लंदन में है, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में। कुछ हिस्सा उसका मेरे पास भी है लेकिन पूरा नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये भारत में सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएं। एक बार मेरा दिल है कि टीवी पर खोल के सबको पढ़ाया जाए कि देखो ये क्या लिखा नेहरू जी ने, क्या कहा है माउंटबेटन। तो माउंटबेटन के शब्दों में और अंग्रेजों की भाषा में मैं अगर कहूं तो इंडिया इज ऑन लीज फॉर 99 ईयर्स। बिना वीजा वो भारत आ सकती है क्योंकि आप उनकी प्रॉपर्टी हैं।
इंग्लैंड की महारानी जब भारत आती है तो यही माना जाता है कि वो अपने ही देश में जा रही है, इसलिए जब जब वो भारत आई है विदाउट वीजा आई है। वैसे तो उसको पासपोर्ट भी नहीं लगता है, यूरोप में बिना पासपोर्ट के वो जा सकती है, लेकिन भारत आने के लिए उसको भारत सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। वो कल फोन करके भारत के प्रधानमंत्री को कहे कि मैं भारत आना चाहती हूं, तो किसी प्रधानमंत्री में दम नहीं है ये कहे कि नहीं आप मत आइए। अब मैं एक घटना सुनाता हूं। इंद्र कुमार गुजराल इस देश में प्राइम मिनिस्टर थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक महत्वपूर्ण साल आया था उस समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हैं 1919 में हुआ था, तो उसका एक महत्वपूर्ण साल आया था। उसी समय रानी ने कहा कि मैं आना चाहती हूं, तो इंद्र कुमार गुजराल पर दबाव डालने के लिए मैं और बहुत सारे लोग गए थे दिल्ली। उस समय मैं इलाहाबाद में रहता था, और ये कहने के लिए कि मत आने दो इसको, क्योंकि यही वो है जिसने जलियांवाला बाग कांड करवाया था। इसी रानी के आदेश पर गोली चली थी और डायर ने हजारों लोगों के ऊपर गोली चलाई थी, जिसमें से सैकड़ों मारे गए। तो इंद्र कुमार गुजराल ने टका सा जवाब दिया था कि मैं ये नहीं रोक सकता, वो आएगी तो स्वागत ही करना है उसका। वो आई, पूरी भारत सरकार उसके स्वागत में लगी। वो रानी गई, अमृतसर गई, और जखे हुए माने जख्म हमारे जो उसने कुरेदे वहां जाते, और उसने अखबारों में स्टेटमेंट दिया कि मुझे नहीं लगता कि जलियांवाला बाग में कुछ गलत हुआ। जब कोई राजा होता है और कोई प्रजा होती है तो कई बार प्रजा के ऊपर दंड देना पड़ जाता है। तो हमने कहा बात खत्म हो गई, अब आप हमेशा उसको याद करते रहें, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। ये उसका अमृतसर के पत्रकारों को दिया हुआ बयान था, ये छपा अखबारों में। हम लोगों को इतना गुस्सा आया, हमने कहा कि ये इंद्र कुमार गुजराल का मुंह काला करेंगे, तो पुलिस को भनक लग गई और हम लोग सब अरेस्ट हो गए। वरना हम मुंह काला करने के लिए ही जा रहे थे उसके दिल्ली में, कि ऐसा हरामखोर प्राइम मिनिस्टर है जो देश की इज्जत और सम्मान को दांव पे लगा के बैठा है। अब इंद्र कुमार गुजराल रिटायर है, अब हम उनको मिलते हैं कभी भी दिल्ली में, तो वो मुझे कहते हैं कि आप भी प्राइम मिनिस्टर हो जाओगे तो यही करोगे, आप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कानून से हम बने हुए हैं। वो कानून वही है, इंडिया इज ऑन लीव। तो मैं कहता हूं खुल के कहो इसको देश में, तो कहते हैं नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बगावत हो जाएगी। तो हो जाने दो बगावत, 1857 में हुई थी, और एक बार बगावत हो जाएगी। कम से कम दूध का दूध, पानी का पानी तो हो जाएगा। ये अधकचरे हम लटके हुए तो नहीं रहेंगे। तो उनका इतनी हिम्मत किसमें है आज? ये है। अब हमारे यहाँ इतनी खराबी है इस लेवल पे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, हाई कोर्ट का कोई जज ऐसा कोई फैसला दे जिसका कानून भारत में ना हो, तो हमेशा वो लंदन के फैसले को ही आधार बना के जजमेंट देता है। मान लो कोई फैसला देना है सुप्रीम कोर्ट को, उसका कोई कानून हमारे देश में नहीं है, तो आधार फिर लंदन से मंगाया जाता है कि वहां का कोर्ट क्या कहता है, उसको बेस करके यहाँ जजमेंट दिए जाते हैं। और इसी कारण कोई भी कोर्ट जजमेंट अंग्रेजी में ही देता है, भले वो गुजरात में चले या राजीव दीक्षित जी उन इंसानों में से थे जिन्होंने इनको खुलकर एक्सपोज किया था। इनके पास सारे प्रूफ भी थे। इन्होंने बोलते ना अपने एडी से चोटी का सारा जोर लगा दिया था, पर कहीं ना कहीं इन हरामखोरों ने अब क्या बोल सकते हैं, मैं ये समझ से पहले इन्होंने शरीर छोड़ दिया, इनकी डेथ हो गई। वरना तो सच में ये बेहतरीन बोलते ना इस युग के अवतार बोल सकते हैं आप लोग। इतने दमदार इंसान थे। इनके वीडियोस अगर आप देखते रहेंगे यूट्यूब पे तो आपको पता चलेगा कि इस बंदे ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितना ज़्यादा संघर्ष किया, और क्या ही बोलूँ मैं इनके बारे में। तो बाकी आप लोग क्या समझे इस वीडियो से, आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट जरूर से कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।